प्यारे बंधुओं, नमस्कार। तो चलते हैं आज सब नई वीडियो लेक्चर में। जो साइंस का जो पहला पार्ट था प्रकाश, इस प्रकाश का आज हम सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका हिंदी होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक। अब सबसे पहले चीज आपको देखना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, किसको कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या है? तो देखिए, एक्चुअल में ये दो घटनाएं होता है। एक आपको जो फर्स्ट पार्ट में हम सब देखे थे वो था आपका परावर्तन, और ये देख रहे हैं हम सब अभी, वो है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। देखिए, परावर्तन का मतलब था टकराकर लौटना। एक ही सिंपल सा एक अगर अर्थ पूछे कि परावर्तन का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है टकराकर लौटना। और अपवर्तन का अर्थ होता है, अगर बात करें हम सब, इसका मतलब होता है एक माध्यम से, मतलब माध्यम को पार करना। ठीक है। क्या है? माध्यम को पार करना। ठीक है। मतलब एक माध्यम में अगर प्रकाश है, जैसे ये दो पार्ट है, एक माध्यम में अगर प्रकाश यहाँ पर आई तो यहाँ से ऊपर एक पार्ट, यहाँ से दूसरा पार्ट है, तो इस पार्ट में जाए तो यहाँ से लौटेंगे नहीं, ये होगा यहाँ से फिर आगे निकल जाएंगे। ठीक है। अब निकलने पर क्या होती है, इसमें कुछ चेंज आती है। चेंजेस क्या आती है? जब आप प्रकाश के गुण पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि विभिन्न विभिन्न जो माध्यम होती है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग उसमें चालें होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे निर्वात, जिसको हम सब शून्य कहते हैं, तो शून्य मतलब होता है खाली, जहाँ पर कुछ भी नहीं हो। और एक होता है जैसे पानी हुआ, बर्फ हुआ, कांच हुआ, ठोस पदार्थ हुआ, गैस हुआ, इस सब में द्रव हुआ, जैसे तारपीन तेल हुआ, अल्कोहल हुआ, इस सब हुआ एक तरह से मीडियम, इस सब में प्रकाश गुजरती है। ठीक है। तो जब जैसे बहुत सारे घटनाओं को आप देखते हैं ना, जैसे रात को आप देखते हैं आकाश को तारे टिमटिमाते, सब भी एक प्रकाश की अपवर्तन के कारण से होता है। प्रकाश की मुड़ मुड़ करके हमारे आंख के पास आने क्यों आती है ये सब चीजें, तमाम सारी घटनाएं हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जाकर के। बट अब सिर्फ अभी अपवर्तन का अगर मतलब समझना चाहेंगे, तो अपवर्तन का मतलब एक ही होता है कि प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसमें परिवर्तन आना। बस इतना ही समझो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगी उसमें कुछ चेंजेज आएगी, कुछ परिवर्तन आएगी। उसी परिवर्तन को या इसी घटना को हम सब क्या कहेंगे? अपवर्तन। यही बात मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या? देखो, लिखा गया है प्रकाश को एक पारदर्शी माध्यम। अब पारदर्शी क्यों कहा गया है? इसलिए कि जब अपारदर्शी होगा तो उसके अंदर प्रकाश जाएगा ही नहीं, पारदर्शी में ही तो प्रकाश आर पार होता है। तो यह है जब प्रकाश को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने पथ से, पथ मतलब होता है रास्ता, जिस रास्ता से वो जा रही है, रास्ता से विचलित होने की घटना, मतलब उससे विचलित हो गया, मतलब किसी और डायरेक्शन में चला गया, किसी और दिशा में चला गया, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, ये है आपको वायु, हवा, और ये है जल। प्रकाश इधर से है, प्रकाश को जाना कैसे चाहिए था बताओ? प्रकाश जाना चाहिए था ऐसे, इधर से प्रकाश निकलता, लेकिन प्रकाश इधर से न जाकर के प्रकाश यहाँ से गुजरी है, तो ये प्रकाश अपने रास्ता से चेंज करे नहीं अपना,
इतना विचलन हो गया, विचलित हो गया, इसी को हम सब कहते हैं विचलन। जितना अपने रास्ता से दूर हट जाना। जैसे यहाँ पर भी देखिए, प्रकाश को जाने चाहिए था सीधा, लेकिन प्रकाश किधर मुड़ गया जी, इधर। प्रकाश किधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। समझ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर? बस ये दो चीजें आप समझना है। अब इसका घटना आप दैनिक जीवन में कहाँ देखेंगे? ये सब चीजें जो है कहाँ आपको दिखेंगे, ये बताइए। कहाँ पर आपको ये चीज मिलेंगे दिखने को? तो ये सब चीज आपको देखने को दो जगह पर मिलेगी, बहुत सारे घटनाएं आपको मिलेंगे। जैसे आप एक गिलास लीजिए, कांच की गिलास, जैसे मेरे पास है ये कांच की गिलास है, कांच की गिलास जिसमें स्पष्ट दिखाई दे, इसमें पानी भरा है, ये पानी है और ये एक छड़ है। इस छड़ को जब रखे, ये छड़ यहाँ पर रहना चाहिए था, एक्चुअल में रहना चाहिए था कैसे, लेकिन जब आप देखोगे ना आपको पता चलेगा कि ये यहाँ नहीं है, ये आपको यहाँ से ऐसे करके मुड़ा हुआ है, टेढ़ा है, आपको ये दिखाई देगा, है ना। ये वास्तविक स्थिति यहाँ पर है, ये है पेन, ठीक है। लेकिन आपको जब देखोगे ग्लास के बाहर से तो आपको ऐसा दिखाई देगा। इतना ही नहीं, आप एक कटोरा लीजिए, ये आपको कटोरा है, कांच का कटोरा, ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे तो इसके पेंदी में ये जो सिक्का रखा हुआ है, आपको क्या रखा हुआ, सिक्का, ये एक्चुअल में यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई देगा कहाँ पर, यहाँ पर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना आपको। देखिए एक्चुअल में ये फिगर जो है थोड़ा मिस्टेक है, मैं आपको सही फिगर यहाँ पर ये कर देता हूँ कि हम ऊपर से देख रहे हैं। चलिए मैं फिगर को मैं सही कर दूंगा आपको, नया फिगर यहाँ पर हम ये दे देंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि पेंदी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, छड़ी है ये क्या दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना। पानी में जब नदी आती है उसमें मछली जो तैरती रहती है, तो अपने एक्चुअली मछुआरे को देखते हो, इसे ये नदी है मान लीजिए, लाइक दैट, ये नदी है, ठीक है, ये क्या है, नदी है, ठीक है, नदी है। यहाँ पर एक मछली है, यहाँ पर क्या है, ये मछली है, ये आपका मछली। तो मछुआरा जो आता है तो आपको ये एक्चुअल मछली यहाँ पर है नहीं, मछली को ही और है, लेकिन वो दिख रहा है यहाँ पर। तो जो मछुआरा होता है जो भाला लेकर के इस मछली को पकड़ता है, देखिएगा तो वो आपको कुछ स्थिति में यहाँ पर नहीं मारता है, वो आपको कुछ पीछे मारता है, यहाँ पर मारेगा। क्यों? वो देखता है कि हमको यहाँ पर एक्चुअल में ये है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर, लेकिन दिख रहा है वहां पर, ठीक है। तो ये अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग दूसरी जगह पर दिखाई देना, ये किसके कारण से होता है, ये होता है आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। क्या है कि जब प्रकाश उसमें चली जाएगी, हम एक्चुअल क्या बताए आपको, हम बताइए ना पहला चैप्टर में, प्रकाश जब ये माध्यम चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, कोई वस्तु दिखाई कब देता है, जब उस पर प्रकाश पड़ेंगे। उतना ही नहीं, वो प्रकाश मेरे आंख तक पहुंचता है, तो पहले पानी में प्रकाश है, वो पानी में प्रकाश जो है वो हमको कहाँ दिखाई देता है, बाहर। पानी में प्रकाश है, वो दिखाई कहाँ दे रही है, वो बाहर आ रही है। तो पानी में प्रकाश की चाल जो वायु में प्रकाश की चलने से क्या है, कम है, वो धीमे रहती है, लेकिन जब बाहर से हम देखते हैं वो फैला हुआ दिखाई देता है, तेजी से मेरे पास आ जाती है। इसीलिए अब देखेंगे तो पेंदी मतलब कटोरे के पेंदी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ आपको प्रतीत होगा। बात में एक्चुअल में है यहाँ पर, लेकिन सिक्का आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बात समझ रहे हो? चलिए, अब इससे संबंधित कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है अच्छे से। वो क्या है आपका, वह है प्रकाश के माध्यम। देखिए ये है ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाश के माध्यम, प्रकाशीय माध्यम भी कर सकते हो, कुछ कुछ लोग इसका प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम कुछ भी कह सकते हो। चलिए क्या है ये? नाम ही स्पष्ट है, प्रकाश की माध्यम या प्रकाशीय माध्यम। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जिस माध्यम से होकर के या जिस पदार्थ से होकर के क्या गुजरती है, प्रकाश गुजरती है, जिस माध्यम से होकर के क्या गुजरती है, प्रकाश गुजरती है, जिससे होकर के प्रकाश गुजरती है, उसी को हम सब कहते हैं प्रकाश की माध्यम।
जैसे कांच से होकर गुजरती है, बर्फ से होकर गुजरती है ना, स्लैब से होकर गुजरती है, बर्फ का स्लैब, तारपीन तेल, अल्कोहल, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे होकर के क्या होती है, तो प्रकाश गुजरती है। इनसे होकर के क्या होती है, प्रकाश गुजरती है। बात समझ रहे हो? चलिए, अब ये प्रकाश के माध्यम जो होते हैं दो प्रकार की होती है, बहुत जरूरी चीजें हैं। एक होती है जिसको हम सब कहते हैं क्या, विरल माध्यम, और एक होता है सघन माध्यम। देखिए नाम से स्पष्ट है हर एक चीज, अब समझिएगा। एक क्या है, सघन माध्यम, एक है विरल माध्यम। देखिए विरल का मतलब ही होता है, अगर हम देखेंगे इसका मतलब होता है कठिन, सॉरी आसान। विरल का मतलब क्या होता है, आसान। विरल मतलब क्या होता है, आसान होता है। आसान मतलब कहीं पर भी आप देखेंगे जहां पर खाली जगह है, उस खाली जगह में क्या होता है, किसी को दौड़ना, हमको आपको, कोई भी दौड़ेंगे, पक्षी उड़ेंगे, तो आसानी से जाएंगे, तो उसको जाना आसान होता है। इसका मतलब प्रकाश भी चलेंगे तो उसको आसान होगा, बहुत तेजी से दौड़ेंगे। तो वही स्पष्ट लिखा है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा, देखिए तो पहला बात है कि ये माध्यम जो है ये हमेशा सापेक्ष शब्द है, ये अकेला कभी भी नहीं बोला जा सकता। जैसे हम अच्छा है, बुरा है, हम कैसे कहेंगे अपने आप को अच्छा है, हम किसी दूसरे से अच्छा हो सकते हैं, किसी दूसरे से बुरा हो सकते हैं। अच्छा का मतलब हमसे अच्छा कोई नहीं है, तब अच्छा हुआ। लेकिन ये अच्छा, बुरा, भारी, हल्का, ये क्या है, तुलनात्मक है, सापेक्ष शब्द है। जब तक किसी से हम तुलना नहीं करेंगे तब तक इसको भारी, हल्का या अच्छा, बुरा, तेज, धीमी ये नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी कहा गया है कि जिस माध्यम में प्रकाश का दूसरे की अपेक्षा अधिक हो, यानी कि अगर शॉर्टकट में बोलेंगे तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो, उसे दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या कहेंगे जी, विरल कहेंगे, मतलब आसान कहेंगे। जैसे वायु जल की अपेक्षा विरल है, जल के तुलना में वायु में अधिक क्या रहती है, वेग रहती है, हवा की क्या कहते हैं, प्रकाश की। पानी कांच की अपेक्षा विरल है, मतलब देखो यहाँ पर जल या पानी जो है वो क्या है, विरल सघन माध्यम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, विरल हो गया ये। तो एक माध्यम सदा के लिए, हमेशा के लिए विरल नहीं रहता है ना, सघन रहता है। सिर्फ एक शून्य जो है, शून्य दीवार, कभी कभी हम हवा को भी उसी कैटेगरी में रखते हैं, बट वैसा है नहीं। तो वो क्या है, वो हमेशा विरल रहता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो ध्यान में रखनी है। इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसका घनत्व क्या होती है, कम। घनत्व का मतलब है कणों की मात्रा। इसमें इसका मतलब क्या होता है, कणों की मात्रा, कण की मात्रा कम होगी तब तो स्पीड जाएंगे, अगर अधिक हो जाएगा तो स्पीड कैसे जा पाएंगे। और इसका अपवर्तनांक भी क्या होती है, कम होती है। अपवर्तनांक कम, क्या है अपवर्तनांक, हम आगे जाकर के पढ़ते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसे ही हम सबों को क्या है, डेंसर मीडियम, जिसको हम सब कहते हैं सघन माध्यम। क्या है सघन माध्यम, देखिए सघन माध्यम जो है वो है क्या, सघन का मतलब होता है सघन, आप स्पष्ट ध्यान देंगे, सघन मतलब जो अधिक घना हो, घना अधिक हो, घना मतलब बहुत भीड़ जहां पर हो, मतलब भीड़ अधिक मतलब उसमें कण की मात्रा ज्यादा, बहुत भीड़ में हम चल नहीं पाएंगे, नहीं चल पाते हैं, दौड़ नहीं पाएंगे, इसका मतलब उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। वही चीज यहाँ पर लिखे हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम हो, इसी बात को ध्यान रखिए। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम हो उसे क्या कहते हैं, दूसरे माध्यम की अपेक्षा सघन कहा जाता है। जैसे जल वायु की तुलना में सघन है, कांच वायु की तुलना में क्या है, विरल है, सघन है। समझिए, यहाँ पर भी सदा के लिए कोई भी पदार्थ जो होती है हमेशा सघन नहीं होती है, ठीक है।
चलिए अगला इसकी विशेषता है सेम उसकी अपोजिट, प्रकाश की चाल इसमें कम होती है, इसका घनत्व ज्यादा होता है, अपवर्तनांक भी ज्यादा होती है। कोई दिक्कत? अब एक वर्ड वहां पर आया था जिसको हम सब कहे थे क्या, जिसको हम सब कहे थे अपवर्तनांक। क्या होती है ये अपवर्तनांक बताएंगे आप सब। देखिए स्पष्ट है अपवर्तनांक का मतलब क्या होती है। अपवर्तनांक होती है प्रकाश की चाल, एक तरह से इसमें कितना है, एक तरह से यही बताता है कितना अधिक कितना ज्यादा। तो वो तो हम पहले बताए कि एक तुलनात्मक वर्ड है, तो तुलना हम किससे करते हैं, तो हमेशा करते हैं निर्वात से, जिसको हम सब शून्य भी कहते हैं। इसमें प्रकाश की चाल फिक्स है, सबसे अधिक कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ये आप जानते हैं। तो अपवर्तनांक का मतलब यही हुआ कि हम एक फिक्स जो है जिसमें सबसे अधिक है उसके साथ तुलना करना। तो हम यही तुलना कर रहे हैं कि किसी भी माध्यम का में प्रकाश की चाल इसके तुलना में कितना कम है या ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है या उस माध्यम में प्रकाश की चाल इससे कितना कम है, बस यही अपवर्तनांक हुआ। वही चीज है कि शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, यहाँ पे क्या है अनुपात को, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, हो ना, प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अपवर्तनांक। या दूसरी भाषा में हम और कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की कितनी गुनी अधिक है, वही तो बात कि किसी माध्यम से कितना गुना अधिक है आपको शून्य प्रकाश की चाल। ये दूसरी भाषा में और कहिए इसको। अब देखिए एक ही याद रखो जो आपको याद रखना है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल कितनी गुनी धीमी है, जो शून्य प्रकाश की चाल से कितना गुना धीमी है प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, वही हमारा क्या कहलाता है, वही कहलाता है उस माध्यम का अपवर्तनांक। समझ गए? इसको सूचित करने के लिए दो चीजें हैं मेरे पास, दो चीज से हम इसको क्या करते हैं तो डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। एक है, इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, म्यू, इसको कहा जाता है नीटा। आप जो बोल सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे सूचित किया जाता है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, बोलिए, अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे किसी माध्यम प्रकाश की चाल, एन नीटा बराबर सी बट्टे सी है। सी का वैल्यू आपको पता है, अभी भी बताए हम। अब दूसरा है, आपको ये जो अपवर्तनांक होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होती है जिसको हम सब कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक होती है जिसको हम सब कहते हैं क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, तो निरपेक्ष और सापेक्ष का मतलब होता है कि निरपेक्ष मतलब खुद का, जो उसका अपना हो, तो वही लिखे यहाँ पर, किसी माध्यम का खुद का अपवर्तनांक या निर्वात की तुलना में किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, उसका निरपेक्ष मतलब खुद का है। या हम खुद का तो वही होता है जिसको जो हम निर्वात के साथ लेते हैं, शून्य के साथ लेते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ये कितना अधिक है, वही तो ये भी। अब दूसरा है जिसको हम सापेक्ष कहते हैं, मतलब किसी और की तुलना में, दूसरे शून्य के अलावा, वो लिखे दो माध्यम के अपवर्तनांकों का अनुपात सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। या दूसरी भाषा में, एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना में कितना गुना ज्यादा या कम है, हुआ ना। एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना में कितना गुना ज्यादा है या कम है, वही उस माध्यम का सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। समझ गए? जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा, लिखे हम यहाँ पर पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है, ऊपर में आपको क्या है, पानी है,
ये पानी है और ये आपका कांच का टुकड़ा है। ये आपका है पानी, ये आपका कांच। तो प्रकाश जब आपको मान लीजिए कि इस पानी से होकर के कहाँ जाती है, कांच में जाती है ना, तो ये पानी से कांच में गया, तब हम यहाँ पर कहेंगे कि पानी के सापेक्ष में इस कांच का अपवर्तन। कि एक्चुअल में क्रिया कहाँ पर होगी, क्रिया तो होगी सेकंड में जाकर के ना, सेकंड में होगी, तो वही हम कहेंगे कि पानी की तुलना में कांच का अपवर्तनांक कितना है, जिससे मतलब जिसमें प्रवेश करती है प्रकाश। इसमें तो है ही, इसमें प्रवेश करे, जिसमें प्रवेश करती है प्रकाश वही क्या कहलाती है, वही क्या कहलाएगी, वही कहलाएगी आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ समझाया हम, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तन मतलब प्रकाश जो है पानी से कांच में प्रवेश कर रही है। तो इसको सूचित किया जाता है ये दो तरीका से। एक तरीका ये है कि आप एन मतलब इसके जगह पर म्यू भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये लिखिए, इसको भी आप लिख सकते हो म्यू डब्ल्यू जी। मतलब ये जो लिखा है इसको हम पढ़ेंगे क्या, बोलिए, इसको पढ़ेंगे कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पानी के सापेक्ष है, इसके इस मतलब इससे तुलना करेंगे हम, पानी से तुलना करेंगे कांच का, तो इसके तुलना में ये कितना ज्यादा है और कम है, समझ गए ना। तो वही यहाँ पर है कि पानी की तुलना में कांच का अपवर्तनांक कितना है। देखिए वही बात यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि जब प्रकाश पानी से कांच में प्रवेश करती है तो उसे एन मतलब मीटा डब्ल्यू जी, क्या कहते हैं इसको, मीटा डब्ल्यू जी मतलब से सूचित किया जाता, दिखाया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसका अपवर्तनांक हम देख रहे हैं, ग्लास का, किसके तुलना में, बोलो, ये देख रहे हैं हम पानी की तुलना में, जिसका देख रहे हैं उसको ऊपर में लिखिए, क्या लिखेंगे, ऊपर में, मतलब इसका देख रहे हैं किसके तुलना में, पानी की तुलना में, नीचे में। अब इसका एक ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ये आप देखिएगा, बहुत आपको काम देगा, याद रखिएगा इस चीज को। दूसरी चीज आप इसको पढ़े हैं कि एन डब्ल्यू बराबर हम लिख सकते हैं सी बटे सी डब्ल्यू, और इसको लिख सकते हैं सी बटे सी जी, लिख सकते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक में, पढ़े हैं। अब सॉरी निरपेक्ष अपवर्तनांक में तो वही एन जी को ऐसा लिख सकते हैं। अब ये सी से बेचारा ये सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, तो एन डब्ल्यू जी बराबर ये भी होता है। बहुत जरूरी चीज, मतलब हम लिख सकते हैं कि ये जो है आपको बराबर हम लिख सकते हैं क्या, किसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल किसमें, पानी में, बट्टे प्रकाश की चाल किसमें, कांच में, समझ गए। अब ये चीजें हैं, ये बहुत काम की चीजें हैं, इस दोनों फॉर्मूला को आप कमिट टू मेमोरी याद रखिएगा, कमिट टू मेमोरी, समझ गए। अब देखिए ये होता क्या है, कैसे होता है, तो देखिए सी का मान इतना दिया, ये दिया। अब इस दोनों को हम क्या करते हैं कि हम भागा देंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगा ये, मतलब हम कहेंगे कि कांच के मतलब पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पानी में प्रकाश की चाल कांच से इतना गुना ज्यादा है, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल पानी से इतनी गुनी धीमी है। समझ रहे हो कुछ, समझ रहे हो, बस यही चीजें हैं, समझ रहे हो। अब देखिए वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, तात्पर्य यह हुआ कि कांच पानी की तुलना में, यहाँ पर क्या लिखे हैं, तात्पर्य यह हुआ कि कांच पानी की तुलना में अधिक सघन है, कहीं को तो प्रकाश की चाल अधिक हुआ, जिसमें मतलब कांच में कम हुआ ना, कम, पानी में प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश की चाल की इतनी गुनी है, हो गया ना, एक से कम रहता तो कम होता, एक से ज्यादा हुआ, ठीक। अब इसी चीज को मैं आपको कुछ खास जो एडवांस कुछ
पदार्थ मतलब का जो जरूरी चीजें हैं आपको मैं आपको दिखा दूं आप सबों को कि आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसको आप होगा तो याद कर लेना, ठीक है। याद ये रखेंगे जैसे कुछ कुछ चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, हर एक महत्वपूर्ण नहीं है, उस महत्वपूर्ण वाले को मैं ठीक लगा देता हूँ, आप उसी को याद रखेंगे। वायु, बर्फ, जल, एल्कोहल। देखिए कभी कभी पूछने के लिए आपको तारपीन तेल, ब्रॉन्ज और क्राउन इसका भी पूछा जाता है। और सबसे बड़ी चीज आप इसको तो भूलेंगे ही नहीं कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का। आप ये चीज हमेशा के ध्यान में रखिए, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। मतलब ऐसा भी आप बोल सकते हो सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो हीरा में। समझ गए। अब इसको इसको आप वन के तुलना में मान सकते हैं, लगभग लगभग वन। तो अब ये हुआ आपको 4 3 7 1 8 के आसपास में, इतना बाकी को आप नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना को आप याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला जो आपको जरूरी चीजें हैं वो है आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए अपवर्तन के नियम तो आप समझ रहे हैं कि अपवर्तन के नियम का मतलब हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो एक नियम को पालन करते हुए वो क्या करती है, अपवर्तित होती है, उसके रास्ते में चेंजेज आती है। तो ये चेंजेज, ये परिवर्तन जो होती है, जिस नियम के तहत परिवर्तन होता है उसी को हम सब कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन के नियम। और इसके दो नियम हैं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे आप जानते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित वहां पर परावर्तन होता था तो परावर्तित किरण, यहाँ पर अपवर्तन होता है तो अपवर्तित किरण। तथा अब आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु में होते। फिर मैं बार बार कर रहा हूँ, तल मत लिखना। तल का मतलब होता है एक ही तरफ, एक पार्ट में दो तल होते हैं। जैसे ये हुआ ना, ये मान लीजिए सतह हुआ, यह एक तल ऊपर वाला, एक तल नीचे वाला हुआ, दो तल हुआ, है ना। यह एक ही तल में कैसे हुआ, परावर्तन बिंदु मतलब ये जो होता है आपतित किरण ये ऊपर वाले तल में है, अपवर्तन जो हुआ अपवर्तित किरण वो नीचे वाले तल में है। एक ही तल में कैसे हुआ, ये एक ही बिंदु में हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये आपको जो दो मीडियम माध्यमों को ऐसे हम लिख सकते हैं, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, समझिए। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए ये किरण इसमें आ रही है आपतित किरण, तो ये आने वाली किरण को आपतित किरण, ये जाने वाली किरण है तो इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। देखिए मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ हर एक चीजों को कि अभिलंब क्या है नहीं है, हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। तो आने वाली किरण अब मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ कि जो आने वाली किरण होती है उसको आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण किसको कहते हैं कि दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर परिवर्तित किरण जो होती है उसी को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। तो आप इससे उतना घबराना नहीं है, ये इस पर लंब डालेंगे मतलब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह जो होती है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह जो होती है उसमें यह आपतन बिंदु जो है उस पर जो लंब डालेंगे उसको क्या कहते हैं, हम सब अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं ना। चलिए आप इस सघन माध्यम विरल माध्यम आप दोनों को समझ चुके हैं। दूसरी चीज अगला है, जो सबसे बेस्ट चीज है वो ये है कि दूसरा नियम, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, वर्ण मतलब रंग,
अब यहाँ पर विशेष वर्ण का है लिया, इसलिए कि अगर मान लीजिए जो डेफिनेशन बता रहे हैं हम, उसमें ये कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, निश्चित होता है। लेकिन निश्चित ये तब होगा जब हम एक ही किरण को अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए रेड कलर हम अप्लाई किए, तो रेड कलर के लिए इसका मान कुछ और है, लेकिन जब उसको हम दूसरा किरण अप्लाई करेंगे तो वो बदल जाएगा, क्योंकि उसके जो अभी तक जितने भी हम बात किए हैं टोटल का टोटल क्या है, तो वह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, मतलब श्वेत रंग के लिए वो क्या है, एलिजिबल है। श्वेत प्रकाश, सूरज की प्रकाश जो गुजरती है उसके लिए है, ठीक है। तो याद रखना, इसीलिए यहाँ पर विशेष वर्ण, विशेष रंग, किसी खास रंग, तो वही लिखे हैं, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसके देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्नेल ये बात कहा था, ठीक है। इसीलिए इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए क्या है ये, एक माध्यम, ये एक माध्यम, आप देख रहे हैं ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ये सब चीज आप थोड़ा समझिए, हम पहले बोल चुके हैं, देखिए डिफाइन कर चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में। तो क्या बोले अभिलंब, ये क्या है आपका, ये है आपको अभिलंब। तो अभिलंब और आपतन कोण, आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। और यह अभिलंब और साथ में अपवर्तन कोण, मतलब आप इसको कहेंगे हम सब अपवर्तित किरण। तो क्या बोले कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम सब क्या कहेंगे? बोलो, अपवर्तन कोण, यानी कि इसको आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको कहता है यहाँ पर स्नेल का नियम कि किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए यहाँ पर आप इसको अगर थोड़ा सा ये कर देंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, ये नियतांक ये म्यू होता है। क्या होता है? ये म्यू होता है। अब ये म्यू क्या होता है उसको यहाँ पर लिखा गया कि ये नियतांक जो होता है ना वो सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, जिससे प्रवेश कर, ये आपको हम बता ही चुके हैं कि अगर वाटर से किसमें प्रवेश कर रही है, ग्लास में, कांच में, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि यहाँ जो लिखे है तो क्या बोलेंगे इसमें? इसको बोलेंगे कि प्रकाश मतलब अपवर्तनांक किसका? ग्लास का। किसके तुलना में? वाटर की तुलना में। पानी की तुलना में कांच का अपवर्तनांक। समझ गए? अब यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जो आपको बहुत ध्यान में रखना है। अब इसको हम ये लिख सकते हैं जो आप पहले से समझ रहे हैं, इसको क्रॉस में ये लिख सकते हैं, ये गुणात्मक गुणा किए हम, ठीक है। फिर इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो पीछे वाले स्लाइड से हम आपको देख सकते हैं, इसको हम लिख रहे हैं ये, ठीक है ना। इसको ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें कमिटो मेमोरी कर लीजिएगा, ये और ये, समझ के इस दोनों को आप याद रखेंगे, बहुत काम देगा आपको। कब? जब आप क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल बनाएंगे इस पर। बात समझ रहे हैं? चलिए, अब इससे पहले, इतना पढ़ने के पश्चात मैं आपको पहले कुछ बता दूं आपको, जो जरूरी चीजें हैं एक और। चलिए यहाँ तक पढ़े। अब जो जरूरी चीजें हैं हम सबों के सामने वो क्या है पहले समझ लीजिए। वो है कि सघन माध्यम विरल माध्यम में प्रवेश करने में प्रकाश की कैसे मुड़ता है, किस प्रकार से मुड़ता है ना। देखिए, एक नंबर में आप कुछ या नोट करके आप लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। क्या है? देखिए, जब प्रकाश
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। याद रखेंगे, बहुत जरूरी चीजें हैं। क्या बोले कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कैसे, समझिए पहले। बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी। ये आपका है विरल माध्यम, ये आपका है सघन माध्यम। मतलब इसको हम वायु ले लें और इसको हम सब पानी ले लेते हैं या जल ले लेते हैं। देखिए, ये आपको अभिलंब हुआ, ये हुआ प्रकाश। ये हम क्या किए, प्रकाश हुआ। ये प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ेंगे। ऐसा क्यों हुआ, समझ। इसलिए कि ये फ्री था, इसको जाना चाहिए था इधर, इस रास्ते पर जाना चाहिए था इसको, इस रास्ता पर इसको जाना चाहिए था, लेकिन क्यों मुड़ गया। ये मुड़ा क्यों, ये बताइए। यह इसलिए मुड़ा, और ये जो मुड़ा है इसको हम सब कहते हैं विचलित होना। और इस कोण को, इसको हम अगर ये लिख दे लेमड़ा, इसको कहा जाता है विचलन कोण। समझिएगा, ध्यान से समझिए, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम सब कहते हैं आई, इसको हम सब कहते हैं आर। तो क्या हुआ कि इसमें प्रकाश की चाल अधिक है, इसमें प्रकाश की चाल अधिक, प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है। इसमें प्रकाश की चाल कम है। तो प्रकाश की चाल कम होने के कारण इस पर दबाव बना और वह सिकुड़ गया। जितना फैलना चाहिए था वो फैला नहीं, और वो दबा दिया गया उसको और सिकुड़ गया वो। इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप गौर से देखेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या बनता है। ऐसे स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आपको क्या बनेगा कि आपतन कोण जो होता है वो बड़ा होता है, किससे, अपवर्तन कोण से। बहुत जरूरी की चीज है, मतलब आई ग्रेटर देन आर, आई ग्रेटर देन आर। समझ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब दूसरी चीज, अगर आपको यहीं पर पूछेगा कि बोलो यहाँ पर विचलन कोण, कभी कभी पूछता है एग्जाम में, पूछता है ये विचलन कोण का मान कितना होगा। इस स्थिति में विचलन कोण का मान क्या होगा। तो विचलन कोण का मान आप याद रखेंगे हमेशा। ऐसी स्थिति में जब ये आप देख रहे हो, इसको सही से आप पढ़ोगे, देखोगे, देखो ये और ये, तो जितना ये आपको है ना उतना आपको ये है। तो आप बोल सकते हो विचलन कोण का मान होगा आई माइनस में आर। यहाँ के लिए ऐसी स्थिति में आप ये याद रखिएगा आई माइनस आर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, मतलब आपको एग्जाम्पल की अगर बात कराओ तो आपको कहेगा कि यदि आय का मान, मतलब अपतन कोण का मान अगर कितना है 60 डिग्री, ठीक है, और अगर अपवर्तन कोण का मान 15 डिग्री है तो विचलन का मान कितना होगा। तो विचलन का मान लिखिएगा 60 माइनस में 15 बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। समझ गए ना, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ये बच्चों को यहीं पर दिक्कत आती है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ये बात, समझे, ये ध्यान में रखेंगे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से, किस चीज से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और ऐसी स्थिति में आपतन कोण का मान जो होता है अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होता है, या उल्टा भी बोल सकते हो, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से छोटा होता है। आई ग्रेटर देन आर या आर लेस देन आर, और ऐसी स्थिति में विचलन कोण का मान ये होता है।
दूसरा नोट जो आपके लिए है वो क्या है, वही इसका जस्ट उल्टा, कि जब प्रकाश कहां से, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है, दूर जाती है या दूर हटती है। क्या कहा, कहा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सॉरी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये आपका है सघन माध्यम, ये आपका है विरल माध्यम, ये है आपका अभिलंब। ठीक है, प्रकाश गया, ठीक है ना, और ये ऐसे मुड़ गया। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ये वो। अब इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना चाहिए था ऐसे। अब ये कितना विचलित हो गया, ये हुआ आपका, ये जो देख रहे हैं ये हुआ आपका विचलन कोण, और ये हुआ आपको आय, और ये जो पूरे आप देख रहे हैं पूरे हुआ आपका आर। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि जब प्रकाश, ध्यान रखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है। कहाँ जाती है, दूर जाती है, और या दूर हटती है। इस स्थिति में क्या होती है, ऐसी स्थिति में क्या होगा बोलिए, आपतन कोण लेस देन अपवर्तन कोण, या उल्टा भी अपवर्तन कोण ग्रेटर देन आपतन कोण, यानी कि लेस देन आर। समझ रहे हो कुछ। और इसके साथ इसमें विचलन कोण का मान कितना होगा, लेमडा का वैल्यू बताओगे क्या होगा, ये लेमडा कितनी होगी बोलो, तो लेमडा होगी, वहां पर आई माइनस आर था, यहाँ पर होगा आर माइनस आई। मतलब इस पूरे में से अगर ये कोण हम घटा देंगे, ये किसके बराबर है, ये जो देख रहे हो ये हट जाएगा, ये है तो ये भी आय होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, कि विचलन कोण जो ऐसी स्थिति में होगा वो आर माइनस आय होगा। पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से सबसे पहले कि जब प्रकाश यहाँ से कि जब प्रकाश कहाँ सघन माध्यम से, कठिन से, जटिल से आसान की ओर, विरल मतलब आसान की ओर प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब फ्री होकर जाना चाहेगी, दूर हट जाती है। ठीक है, आपको क्या हुआ, आपतित किरण, ये आपको हुआ अभिलंब, ये आपका क्या हुआ अपवर्तित किरण। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ। ये आपको विचलन हुआ, ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपको विचलन, मतलब अपने रास्ता से हटना, कितना हट गया है, वही डेविएट हो गया, वही विचलन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलते हैं एक सबसे चीजें, इसमें के बाद एक नई चीज जहां से हम सबों की शुरुआत करनी है, उसका नाम है प्रिज्म। क्या है प्रिज्म, देखिए प्रिज्म है बेसिकली कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं प्रिज्म की डेफिनेशन, कि तीन समतल पारदर्शक सतहों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रिज्म। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि तीन आयताकार
समतल पारदर्शक, ये तीन, एक ये, एक वो और एक ये, तीन सतह है। ये सतह मतलब ये बाहर वाला, ये जो देखते हैं त्रिभुजाकार नहीं, आयताकार। ये देखिए मैं बना रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये हुआ एक सतह, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ये देख रहे हैं, ये हुआ दूसरा सतह, और ये जो देख रहे हैं ये हुआ आपको तीसरी सतह। तीन आयताकार सतह, और ये भी कैसा सतह है, पारदर्शक। पारदर्शक इसलिए कि इससे होकर के प्रकाश आर पार हो जाए। तो तीन आयताकार पारदर्शक, ये तीन आयताकार समतल पारदर्शक, या तीन समतल और आयताकार ऐसे भी बोल सकते हो, तीन समतल आयताकार पारदर्शक सतहों से घिरे हुए क्षेत्र जो होती है उसी को क्या कहते हैं, हम सब प्रिज्म कहते हैं। इसमें कुल सतह कितनी होती है, पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच सतह होती है। ठीक है, कितने सतह, पांच सतह। लेकिन इसको फ्रंट में देखेंगे अगर हम सब देखेंगे तो ये भी दिखाएंगे कैसे, ऐसे दिखा देंगे। ये सतह हुआ, ये तीन आयताकार सतह हुआ, ऐसी सतह उधर भी होगा, त्रिभुजाकार सतह हुआ। ठीक है, ये तीनों आयताकार सतह हुआ, ये तीनों सतह, समझिए। तो तीन समतल मतलब मैं इसको ऐसा कर दूं, तीन आयताकार, तीन क्या लिख दूं, आयताकार और दो त्रिभुजाकार। अब इसमें क्या लिखे हैं कि तीनों जो, ये तीनों जो आपको तीन समतल सतह जो होती है वो 60, देखिए जरूरी है नहीं, ये जब आगे पढ़ोगे ये जरूरी नहीं है कि आपको 60 पर ही रहो, लेकिन एक जनरल जो बनाया जाता है उसमें यह 60 डिग्री के कोण पर ही झुकी रहती है। जरूरी नहीं है कि 60 पर हो, लेकिन ये मैक्सिमम 60 पर ही झुकी रहती है। ठीक है, अब क्या है, अब हमको देखना है कि इस प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन कैसे हो, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक प्रिज्म है एबीसीडी, ये जो देख रहे हैं जितने कोण पर, ये दो समतल, ये भी समतल है, ये भी समतल है, पारदर्शक सतह। तो ये दो समतल सतह जिस कोण पर है, आप ऐसे देख लो, ये है समतल, ये है सतह, झुकाव जो है ये है थीटा। दो समतल सतह या समतल दर्पण या समतल पारदर्शक सतह जिस कोण पर झुका रहता है उसको क्या कहा जाता है, प्रिज्म का कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिज्म का कोण। समझ गए, ये हुआ आपका आधार, ये प्रिज्म में ये क्या आपको आधार। ठीक है, अब हम क्या किए, इस प्रिज्म में एक तरफ से हम किरण को आपतित कराए, देखो ये किरण का हुआ आपतित हुआ, और यहाँ पर देखिए आप इस इस फलक के लिए देखिए, ये आपको बनेगी आपको विरल माध्यम, है ना, और यहाँ पर ये क्या बन गया, सघन माध्यम हुआ ना। तो जब इसमें जाएंगे तो अभिलंब की ओर देखो, ये अभिलंब की ओर झुक गया, नहीं है झुका अभिलंब की ओर, मतलब अगर ये क्या है, आय है, ये क्या है, आय, इसको जाना। अब देखिए मैं यहाँ पर एक रिलेशन आपको बना दूंगा, वो ध्यान से समझिएगा कैसा रिलेशन है। देखिए ये हुआ आय, अब ये जो आय हुआ तो हमको ये आपको आर हुआ, ये आर हुआ, और यहाँ पर ये कोण बनता है 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब बताइए आप कि इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा बताइए, 90 माइनस में 90 माइनस में आर होगा ना, ये कौन हो गया। अब आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पर आ गया, अब जब यहाँ पर ये आपतित हुआ तो ये हो गया आपको फिर सघन माध्यम, ये बाहर क्या हुआ आपको विरल माध्यम। जब सघन से विरल में जाएंगे तो दूर हटेंगे तो ये तो अभिलंब है, इससे कितना हो गया, दूर भाग गया, ये दूर भाग गया, इधर नहीं उधर देखिए, दूर भाग गया। अब आप देखिए इसको जाना किधर चाहिए था, गौर से देखिए, ये जाता किधर, ये प्रकाश को जाना चाहिए था इस होकर के, जाना चाहिए था ना, इस होकर के जाता तो प्रकाश इससे डेविएट हो गया। अपवर्तन कोण का मान तो ये हुआ फाइनली आर का मान, या इसको कैपिटल आर कर दो, हम इसको कैपिटल आर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैपिटल आर।
ठीक है। और देखो ये जो आप देख रहे हैं, ये जितना कोण हुआ, ये कोण जितना हुआ, यही कोण आपको किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये जो छोटा देख रहे हो, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 90 माइनस में आर स्मॉल आर के, 90 माइनस स्मॉल आर। ये हुआ आपको 90 माइनस स्मॉल आर। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये डेविएट कितना हो गया, तो डेविएशन कितना हुआ, तो डेविएशन तो ये इसी को कहते हैं डेविएशन। ये रास्ता ये था, यहाँ से कितना होगा, तो ये डेविएट कितना हो गया, आर का मान तो आप समझ गए कि बड़े वाला आ रहा है, डेविएट कितना हुआ, तो ये डेविएशन जो है, ये डेविएशन कितना का हुआ, कि डेविएशन आपको फाइनली यहाँ से, या आप वैसा नहीं समझिए, अब डेविएशन इसको, एक मिनट रुके, मैं आपको और ऊपर जाकर कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये विचलन, अब हम क्या कि इसी विचलन को हम यहाँ से जरा दिखा रहे हैं, समझिए विचलन मतलब पहले से कितना अलग हो गया। तो पहले हमको ये था, आगे कब जाना चाहिए था हमको, ये ऐसे, लेकिन निकल गया ऐसे, समझ गया। और याद रखना इस चीजों को कि अगर दोनों कोण बराबर, ये मतलब 60 डिग्री के कोण पर होगा, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, समांतर। समांतर होंगे तो आप गौर से देखिए कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर, समझ गया। तो ये विचलन कोण जो होगा, आप गौर से देखेंगे तो ये आय और माइनस में आय हुआ, ये जितना, देखिए भाई, ये जितना आय होगा उतना ही ये क्या होगा, ये गौर से देखिएगा, चलिए खैर मैं बता रहा हूँ, बड़े फिगर में आकर के मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूँ। अब समझ लीजिए, फिलहाल यहाँ पर डेविएशन समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला मैं ड्राइव कर दूंगा बाद में। देखिए ये क्या हुआ, मेन किरण इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये हटा कितना, इसको पीछे बढ़ा कितना हटा, तो ये क्या कहला है आपका, डेविएशन कहलाता है, विचलन कोण, समझ गए। ये अब निकल गया, इसको निर्गत किरण कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, निर्गत किरण। ये आने वाली किरण था, इसको आपतित किरण कहेंगे, कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए क्या, इतना समझने के पश्चात क्या आपको इसमें समझ आया, इसमें आपको समझ आया, देखिए आपको जो इसमें समझ आया आप नोट कर लेना, बाकी जो चीजें हैं, जो फॉर्मूला में ड्राइव कर रहा था, वो आपको यहाँ पर चूंकि बहुत इसमें गैदरिंग है, तो हम आगे वाले स्लाइड आकर के मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अंततः आप देखिए क्या, आप देखिए कि जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो वे दोनों सतह, मतलब प्रिज्म के दोनों सतह से, एक सतह ही है, दूसरा सतह ही है, दोनों सतहों से अपवर्तन के बाद वो फाइनली आधार की ओर मुड़ जाती है। आधार ये ना, देखो इधर मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, मतलब फाइनली ये हुआ कि वो आधार की ओर मुड़ेंगे। अब ये तो प्रिज्म था। अब देखिए कांच की स्लेब से, कांच की स्लेब हो चाहे बर्फ का स्लेब हो, उससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसको जरा देखिए। ये कांच का स्लेब है, ये क्या है आपको, कांच का स्लेब, कांच या बर्फ का स्लेब है। ठीक है, अब इसमें एक किरण को आपतित की है, ये आपतित किरण है, ये आपतित हो गया, आपतित हुआ। ये इसके लिए इसे यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्या है आपको, विरल माध्यम, ये क्या है आपको, सघन माध्यम। विरल से सघन, अविलंब की ओर मुड़ गया, ये अविलंब था, अविलंब की ओर मुड़ गया, ये इस सतह पर आ गया, इस पर टकराया, तो ये विरल सघन था, ये पुनः नीचे में क्या आ गया, विरल आ गया, विरल आ गया, तो अविलंब से दूर भागेंगे। लेकिन अगर ये आयताकार स्लेब है, ये क्या है, आयताकार स्लेब है, अगर ये आयताकार स्लेब है, तो यह इसमें एक बहुत अच्छी घटना होती है, ये भी समतल, ये भी समतल। तो जब प्रकाश की किरण को किसी कांच के आयताकार स्लेब से, आयताकार स्लब से गुजारा जाता है, तो निर्गत किरण जो होती है, वो निर्गत किरण इस आपतित किरण के समांतर निकलती है। यह निर्गत, ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण, देख लो इसको, ये जा रही है आगे, यहाँ से ये दोनों, ये और ये दोनों क्या है, समांतर निकले। क्या बोलेंगे कि जब
प्रकाश की किरण को कांच या बर्फ के स्लैब से आयताकार स्लैब से गुजारा जाता है, आयताकार स्लैब से गुजारा जाता है, तो फाइनली निर्गत किरण, निर्गत मतलब जो स्लैब से बाहर निकला, तो बाहर से निकलने वाली किरण जो होती है वह आपतित किरण के समांतर निकलती है, और उस दोनों आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो ये लंबवत दूरी देख रहे हो, ये लंबवत दूरी, इस लंबवत दूरी को कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। याद रखोगे कि इसी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो लंबवत दूरी होती है, लंबवत, इधर लंबवत दूरी, इस लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन, यानी कि PQ क्या है? पार्श्विक विस्थापन है। कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं इसको और आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। ये डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि जब प्रकाश क्या होती है, जब प्रकाश की किरण को किसी कांच या बर्फ के स्लैब से गुजारा जाता है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को? ये है आपका बहुत बेस्ट चीज है, इसको आपको समझना है। ठीक है, अगली बात आपको समझना है वो है क्या? एक पॉइंट नोट में आप लिखेंगे कि पार्श्विक विस्थापन जो होती है वो स्लेब की चौड़ाई पर निर्भर करता है। अर्थात स्लेब की चौड़ाई बढ़ने से, स्लेब की चौड़ाई मतलब ये जो है, ये चौड़ाई बढ़ने से मतलब मोटाई बढ़ने से पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ेगी। मतलब जितने मोटा स्लैब होगा पार्श्विक विस्थापन भी उतने मोटा होंगे। बात समझिए। अब जो हमारे लिए सबसे बड़ा इस चैप्टर का मेन फंडा था वो क्या था? वो था आपका लेंस का। किसका था? लेंस का। समझिएगा कि ये लेंस सबसे प्रमुख चीजें हैं आपके चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, बहुत जरूरी है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आती है ये लेंस से। समझ गए? लेंस क्या है, किसको कहेंगे लेंस? देखिए लेंस का मतलब हुआ कि पारदर्शी पदार्थ का ऐसा टुकड़ा, ठोस चीजें हैं ये, इसीलिए हम लिखे पारदर्शी पदार्थ का ऐसा टुकड़ा जो दो ज्यामितीय, दो ज्यामितीय सतहों से, देखिए आपको यहाँ पर ना स्पष्ट दिखे, मैं यहाँ पर फिर लिख देता हूँ, समझिएगा। दो ज्यामितीय, दो क्या ज्यामितीय सतहों से क्या होती है? घिरी होती है, उसे लेंस कहा जाता है। दो ज्यामितीय सतह, दो ज्यामितीय सतह मतलब देखिए लेंस, यह जो आप देख रहे हैं यह एक पार्ट, एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है। ये एक्चुअल भाग है किसका? ये भाग है, अगर इसको हम सब गोलाई घुमावे तो ये हुआ आपको पहला एक वृत्त, ये ज्यामिति कहलाता है। ये भी क्या है? ये भी एक गोला है, ये भी क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। इस वृत्त का भाग ये हुआ, इस वृत्त का भाग ये हुआ, इससे घिरा हुआ। इधर आप देख सकते हो कि ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरे, यह एक वृत्त का भाग है, और ये जो आप देख रहे हैं यह एक दूसरा वृत्त का भाग है। दोनों के बीच देख रहे हो, ये इधर एक ज्यामिति सतह, ये इधर ज्यामिति सतह से घिरा हुआ है। समझ गए? तो ये जो आप देख रहे हैं ये ठोस भाग, यही क्या कहलाता है? लेंस। ये जो आप देख रहे हैं ठोस भाग ना, ये क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। बात समझ गए? मतलब ये जो पहला है इसको उत्तल लेंस कहेंगे, ये दूसरा जो है उसको अवतल लेंस कहेंगे। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब लेंस के कुछ प्रकार समझ लीजिए। लेंस मेनली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक का नाम जिसको हम सब कहेंगे उत्तल लेंस, क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और एक दूसरा है जिसको हम सब कहेंगे अवतल लेंस, कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। समझ गए? कोई दिक्कत? दोनों का डेफिनेशन हम सब जान लेते हैं। उत्तल लेंस किसको कहते हैं? तो जिस लेंस की, यहाँ पर हम बात करेंगे, जिस लेंस की बीच वाला भाग किनारे की अपेक्षा क्या हो? अधिक मोटा हो। मतलब बीच में अधिक मोटा,
किनारे में पतला। देखिए एक्चुअल इसकी बनावट कैसे होती है, ऐसे होती है ये, और इसको देख रहे हो ये ऐसी बनावट है। मतलब इसको अगर देखें तो ये ऊपर की ओर ऐसे फुला रहता है, नीचे की ओर ऐसे फुला रहता है। ये इसकी एक्चुअल बनावट आपको दिख रहा है, ये आपका है। समझ गए। ये अगर आप बात करें हम, तो इसको अगर हम भर दें तो, एक मिनट रुक जाइए। देख रहे हो ये, एक मिनट रुकिए, मैं आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बता दूं। छोड़ो, चलिए रहने दीजिए। एक्चुअल में क्या बताया आपको, ये ऐसी आपको आकृति होती है, ऐसी, समझिए इस प्रकार से आकृति होती है। समझ गए ना, ऐसी आकृति एक तरह से इसका होता है। समझ गए, मतलब बीच में क्या होती है, ये आपको उभरा हुआ, और इधर से भी ये उभरा हुआ होता है, ठोस आकृति। तो बीच में देख लो, इधर ये पतला है, ये भाग आपका हुआ बीच वाला भाग, बीच वाला भाग, ये आपका क्या हुआ, किनारे वाला भाग। समझ गए। तो जिस लेंस की क्या होती है, बीच वाला भाग जो होती है, वो क्या होती है, किनारे की अपेक्षा अधिक मोटा हो, उसको कहते हैं उत्तल लेंस। ये तीन प्रकार का मेनली होता है, ये देखिए बीच में मोटा होता है। ये तीन प्रकार के, एक होता है समतुल्य उत्तल, एक भाग अगर समतल है, दूसरा भाग उत्तल है तो समतुल्य उत्तल। उत्तलो उत्तल मतलब दोनों भाग अगर उत्तल हो तो उत्तलो उत्तल है, और एक अवतलो उत्तल, एक भाग अवतल और एक भाग उत्तल हो, उसको हम सब कहेंगे उत्तलो उत्तल। मतलब ये भाग आपको हो गया उत्तल, ये हुआ अवतल, ये आपको उत्तल, ये उत्तल, ये क्या आपको उत्तल, ये क्या हो आपको समतल हो गया। ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में इसको बनावट जो हम बात करेंगे, तो इसकी बनावट जो होती है दो प्रिज्मों के आधार से आधार जोड़कर बना होता है। अगर इसको देखेंगे ना, एक्चुअल इसकी बनावट ऐसी होती है कि एक प्रिज्म ऊपर से आया, ऐसे करके रख दो, इसको ऐसे रख दो, ये बनेगा एक तरह से। इसको सही से डिजाइन कटिंग कर दो तो बनेगा ना एक तरह से। तो एक्चुअल में ये क्या है, आधार से आधार जोड़कर बनाया जाता है, जिससे इससे होकर जो जाने वाली प्रकाश किरण एक बिंदु पर क्या होती है, संतृप्त होती है, या इस संतृप्त का दूसरा नाम हम लिखेंगे अभिसरित होता है, अभिसरित हो जाती है ना। तो ये अभी इसीलिए इस लेंस का नाम क्या रखा गया, अभिसारी लेंस। आपसे पूछा जाएगा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, RSING, कन्वर्जिंग लेंस किसको कहा जाता है, समझ गए, किसको कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। तो आप याद रखेंगे किसको कहा जाता है, तो कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। बात समझ गया। क्योंकि यह अपने से होकर जाने वाली प्रकाश किरण को क्या करती है, एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, संतृप्त कर देती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। याद रखेंगे उत्तल लेंस को कहते हैं। दूसरा पार्ट है जिसको हम सब कहते हैं अवतल लेंस, वही सेम चीज, जस्ट उसका उल्टा, कि जिस लेंस का
बीच वाला भाग किनारे की अपेक्षा पतला हो। अगर बीच वाला भाग मोटा हो तो उसको क्या कहेंगे हम सब, पेटफुल्ला लेंस जिसको कहते हैं। तो तल हो गया, पेट सटका लेंस जिसको है। ये तो इसका ये पेट बीच वाला भाग पतला है ना, ये किनारे चौड़ा है ना, बीच वाला भाग जो होता है अगर वो पतला हो तो उसको क्या कहेंगे हम सब, उसको कहेंगे कन्वर्जिंग, मतलब अवतल लेंस। बीच वाला पतला तो अवतल, बीच वाला मोटा तो उत्तल। ठीक है, ये भी सेम तीन तरह की होती है। समतल, ये भाग समतल, ये भाग क्या हुआ, अवतल। तो समतल अवतल, इसका ये भाग क्या है, उत्तल, और ये भाग क्या है, अवतल। ये मतलब देखिए ये है आपको अवतल, ये क्या है उत्तल, ये क्या है अवतल, ये क्या है समतल, और ये क्या है अवतल, ये भी क्या है अवतल। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, ये भी दो प्रिज्मों की शीर्ष टू शीर्ष जोड़कर बना होता है। इसीलिए इससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण आगे की ओर क्या होती है, फैल जाती है, आगे की ओर फैल जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस, या इसको डायवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। डायवर्जिंग लेंस कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है इसको, डायवर्जिंग लेंस कहा जाता है। कैसे बना है ये देखिए आप, यहाँ से देख सकते हैं कि छोटी सी, देखिए ये हुआ, ये भी एक प्रिज्म, ये प्रिज्म वन, प्रिज्म टू। ठीक है, अब प्रकाश को यहाँ से गुजारो, यहाँ से गुजारो, देखिएगा फाइनली आप क्या पढ़े हैं, प्रकाश गुजरेगी तो आधार की ओर मुड़ जाएगी। आधार की ओर देखो मुड़ रही है, ये किधर मुड़ रही है, आधार की ओर मुड़ रही है ना। तो ये क्या हो गया, आगे की ओर ये फैला दिया है, डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्जिंग बीम हो गया ये, है ना। तो यह अपने से होकर जाने वाली प्रकाश किरण को फैला देता है, अभिसरित कर देता है, सॉरी अपसरित कर देता है। अपसरित मतलब फैला देती है ना। अपसारी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है ना, फैला देती है अर्थात अपसरित कर देता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप सब कि किस लेंस को अपसारी लेंस, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस, और सॉरी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को अभिसारी लेंस, सॉरी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत, तो चलो आज के लिए हम सब यहीं तक। नेक्स्ट क्लास आएंगे तो इससे संबंधित, लेंस से संबंधित कई सारे पॉइंट हम सब देखेंगे कि क्या होती है उसमें, और जिसमें फोकस कितने होते हैं, वक्रता केंद्र कितने कितने होती है, प्रकाशीय केंद्र क्या होती है, ये तमाम सारी चीजों के बारे में हम सब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप सबों को ये वीडियो पसंद आता होगा। आप सब अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। देखिए आप, मैं भी जो पढ़ा देता हूँ ना, आप किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, आप जरा पढ़ के देखिएगा कि क्या ये चीज मिल रहा है, यही चीज पढ़ाई हो रहा है, समझे। अगर आपको ये चीज मिलेगा तो हमें आप जरूर बोलेंगे। इसीलिए आप सब अच्छे से पढ़िए, अच्छे से चीजों को समझिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए किसी प्रकार की दिक्कत हो तो फिर मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर आप क्या करिए, कॉल या मैसेज करिए, आपको हर एक समस्या का समाधान मिलेगी। समझ गए, चलिए तो तब तक के लिए विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, जय।